अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल क्या होगा? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है या नहीं? हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या अपोजिशन का? इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अदालत अहम आईनी और कानूनी नकात पर फैसला देगी, लेकिन उसके साथ साथ अहम वाक़यात का तसलसल भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली तहलील करने के बाद सदर मुमलिकत तेजी से बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 दिन में फैसला नहीं कर पाई है, मगर 2 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। दूसरी जानिब सियासी माहौल भी तेजी से बदल रहा है। हुकूमत अपोजिशन पर गद्दारी के इल्जामात लगा रही है, अपोजिशन हुकूमत पर जवाबी वार कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट से बैरूनी साजिश पर वजाहत मांग रही है। और वजीर आजम के कल के फैसले ने गैर यकीनी की सूरत हाल को मजीद बढ़ा दिया है। आज स्टॉक मार्केट में 1250 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। डॉलर पहले ही 185 रुपए तक पहुंच चुका था। नई हुकूमत आने तक IMF का प्रोग्राम लटक गया है। IMF ने कहा है कि उसका पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल करने का कोई इरादा नहीं है। IMF के मुताबिक नई हुकूमत से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर बातचीत की जाएगी। सिर्फ 9 महीने में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 35 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हो चुका है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिर कर 12 अरब डॉलर के रह गए हैं। यानी पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने की दरामद के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। सियासी गैर यकीनी इस वक्त मईशत के लिए मजीद जहर कातिल का काम कर रही है और अब इमरान खान के अपने साथी भी उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। कल साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने संगीन इल्जामात लगाए और आज पंजाब के साबिक सूबाई वजीर अलीम खान ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। कहा कि इमरान खान ने सच्चाई के और नया पाकिस्तान बनाने के जो लिबादे ओढ़े हुए हैं उसके बारे में सब बताऊंगा। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा। खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करें कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप EU के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने जिंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। अपोजिशन मुसलसल इल्ज़ाम लगाती रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान पंजाब में करप्शन में मुलविस रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि फराह खान के गुज़िश्ता रोज़ दुबई रवाना होने की खबर सामने आ चुकी है और उनके शौहर 31 मार्च को पाकिस्तान से जा चुके हैं। आज इमरान खान के करीबी साथी अलीम खान ने भी फराह खान पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। अलीम खान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भी सख्त तनकीद की और इमरान खान पर उनकी पुश्त पनाही का इल्ज़ाम लगा दिया। ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक बात बताई हुई है, ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुज़दार के खिलाफ हूँ। जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। इमरान खान साहब को सिर्फ मैंने ये बातें नहीं की बुज़दार के बारे में, हमारी जितनी पार्टी की क़यादत सीनियर क़यादत है और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे
कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं। इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा भी खेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। अलीम खान ने इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर भी कड़ी तनकीद की। मोनिस इलाही पर अराकीन ने पंजाब असेंबली को खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ मोनिस इलाही ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहाँ पे गुजरात में सीटें जीती। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, यहाँ बताऊँ कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे। अलीम खान का शुमार इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में होता रहा है। वो हमेशा इमरान खान के साथ साथ नजर आए। वो खुद गाड़ी चलाते हैं और इमरान खान को साथ बिठाकर जलसों में लेकर आते हैं। इमरान खान बैरून मुल्क सफ़र करते हुए भी जहांगीर तरीन और अलीम खान को अपने साथ रखते। अलीम खान बड़े बड़े जलसों के इंतजाम करते। अपोजिशन की जमातें उन्हें और जहांगीर तरीन को इमरान खान की ATM करार देते रहे। इमरान खान उनकी गाड़ियाँ और जहाज़ इस्तेमाल करते रहे और फिर 2018 के इंतखाबात के बाद उन्हें पंजाब में सीनियर वजीर भी बनाया था। अलीम खान के इल्ज़ामात पर रद्दअमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि अलीम खान साहिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त अफसोस हुआ। जब आप किसी के करीब रहे हों और इख्तलाफात हो जाएं तो गुफ्तगू में तोहमतें आपकी अपनी इज्जत कम करती हैं। आपके तमाम गिले दूसरे साल के हैं। जब हुकूमत थी उस वक्त बात होती तो कोई वजन भी था। इस वक्त इल्ज़ामात और रकीक हमले नामुनासिब हैं। लेकिन सिर्फ अलीम खान ही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ हटाए जाने वाले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। रात के अंधेरे में गैर कानूनी काम कराने का इल्ज़ाम लगाया। उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से भी सख्त तनकीद की। मुलाजमतें बिक रही हैं, DC पैसे दे के लग रहे हो, AC पैसे दे के लग रहे हो। अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPs हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। रात को टेलीफोन कॉल आई, परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें। और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व करें। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल ये बयानियां बना रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है और उसके जवाब में एक खत का सहारा ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने भी साजिश की तस्दीक कर दी है। ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो साबित हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स में आ गया है कि हाँ ये बाहर से इंटरफेयर किया गया पाकिस्तान के। जब आपके सामने ये साबित हो गया है कि वो जो सारा कम्युनिके था वो ऑफिशियल था, एक पूरी कोशिश की गई उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की, प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक था, ये नहीं था गवर्नमेंट हटाओ इमरान खान को हटाओ। और फिर इसी खत का सहारा लेकर गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार दे दिया। हालांकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में कहीं भी अदम एतमाद का ना तो जिक्र है और ना ही उसे बैरूनी साजिश करार दिया गया है। मगर वज़ीर आज़म मुसलसल इस हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं और अब इस हवाले से अपोजिशन जमातें अस्करी क़यादत से सवाल कर रही हैं कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अपोजिशन अराकीन को गद्दार करार दे दिया है। आज बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि इमरान खान बगावत के जवाब के लिए गैर मुल्की साजिश का सहारा ले रहे हैं।
क्या DGISPR वजाहत देंगे कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार और इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया? क्या ऐसी साजिश का पर्दा महज सफीर के मरासले से चाक होना चाहिए था या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को चाक कर लेना चाहिए था? इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं है। और फिर आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि इदारे मुबैना बैरूनी साजिश और खत के हवाले से पोजीशन वाजे करें। वो खत कि जिसके ऊपर सिक्योरिटी कमेटी कह चुकी है कि इसमें बैरूनी साजिश का कोई असरात नजर नहीं आ रहे, और आज बबांग दुहल वो सिक्योरिटी कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान के बारे में कहता है कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे। लिहाजा जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान थे सिक्योरिटी के, वो वजाहत करे इस बात की, अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। ये काफी नहीं है कि वो बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी मुतालबा किया कि कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स को पब्लिक किया जाए, बताया जाए कि क्या कौमी सलामती कमेटी 197 अपोजिशन अरकान को गद्दार समझती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स को पब्लिक किया जाए। दूसरा, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को इंडोर्स किया है कि 197 लोग 197 लोग गद्दार हैं और उन्होंने ऑपोजिशन ने मिलकर ये साजिश की है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। और उस मुबैना खत और वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात के मामले पर मुसलसल तज़ादात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सिफारतकार असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को धमकी दी। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था। अब खुद इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले 7 मार्च को अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने मुरासले के जरिए मुबैना धमकी से आगाह कर दिया था, मगर खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने इस मरासले के 10 दिन बाद 16 मार्च को ट्वीट किया और डोनाल्ड लू का ही पाकिस्तानी सफारत खाने में एक तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह पाकिस्तान ने 21 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी को OIC इजलास में भी मदऊ किया और शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ ने उनसे मुलाकातें भी की, उनका शुक्रिया भी अदा किया। अब यहाँ फिर सवाल उठता है कि जब 7 मार्च को मरासला भेज दिया गया था तो फिर 16 मार्च को उसी अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी को तकरीब में क्यों बुलाया जिसके हवाले से धमकी का दावा किया गया है, और फिर 21 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी को OIC इजलास में क्यों बुलाया, उस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं कराया, और फिर जैसे ही वाज़ेह होने लगा कि अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं तो फिर अचानक 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में धमकी और ख़त का जिक्र कर दिया और फिर कौमी सलामती कमेटी का मामला आ गया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास से आज तक आईनी और कानूनी मुहाज पर हुकूमत मुसलसल आगे बढ़ रही है। कल दिन 12:10 पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर ने फवाद चौधरी को फ्लोर दिया। फवाद चौधरी ने चंद मिनट की तकरीर करने के बाद तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार देते हुए मुस्तरद करने की इस्तदा की और उसके अगले ही मिनट में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने स्पीकर असद कैसर की लिखी हुई रूलिंग पढ़ी और करारदाद मुस्तरद कर दी और पहले से लिखी हुई रूलिंग इतनी तेजी से पढ़ी कि वो आखिर में असद कैसर साहब का नाम भी ले गए। फिर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ऐवान में रह गई और हुकूमती अरकान चले गए। अगले 15 मिनट के अंदर 12:35 पर वज़ीर आज़म ने टीवी पर आकर असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया और आधे घंटे बाद सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असेंबलियाँ तहलील भी कर दी। सपहर में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसको नोटिस की समाअत 1 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। इसके बाद रात 1 बजे सदर मुमलिकत ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर काम जारी रखेंगे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ के इक़दामात पर समाअत जारी थी तो सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया और आज ही दोपहर में हुकूमत ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम भी तजवीज़ कर दिया। और फिर कुछ देर बाद ही सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ के नाम खत लिखकर बता दिया कि इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है, आप या तो इस नामजदगी से इत्तफाक कर लें या किसी मुनासिब शख्स का नाम तजवीज़ कर दें। और दूसरी जानिब आज इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन 3 साल से NRO लेने की कोशिश कर रही है, हमने अपोजिशन के कहने पर इलेक्शन का ऐलान किया है, जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया है तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है। 3.5 साल से अपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको,
इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफा दे, यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शन। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाहल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन मेरी जीत के आई। जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब ले लेते हैं साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खकान अब्बासी से। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आप तो खुद पार्टी में उन लोगों में के हामी थे कि इस हुकूमत को गिराना है और फौरी तौर पर अगला इलेक्शन होना चाहिए। वजीर आजम कह रहे हैं जो आप मांग रहे थे वो कर दिया है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं? आपकी ख्वाहिश पूरी तो हो गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं? जी, वज़ीर आज़म साहब ने अपना हलफ पढ़ा है, उनके हलफ में लिखा है आइन का दिफा करना। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म आइन तोड़ के, अदम एतमाद की नफ़ी करके, अपोजिशन पर गद्दारी की बातें करके, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मामलात में झूठ बोल कर इलेक्शन की बात करता हो, उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस मुल्क में किसी ओहदे पर रह सके। ये बदनसीबी है कि आज इस वज़ीर आज़म में ये जुर्रत हुई कि वो कहे कि मैं आइन की नफ़ी करके मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ। मुल्क में तो अदम एतमाद हो रहा है आइन के तहत, आप फारिग हो गए हैं, उसके बाद अगली हुकूमत आएगी, वो अपने वक्त पर इलेक्शन कराएगी, यही मुल्क का आइन कहता है। वैसे मगर अब मसला ये कि क्या आप लोग अचानक सरप्राइज हुए हैं कि क्या हो गया, और इमरान खान साहब ने बयानिया इतना स्ट्रांग बना दिया है और वो इतना तेज़ी से जा रहे हैं इकदामात में भी, फिर मीडिया पर भी बार बार आ रहे हैं कि आप लोग अचानक सरप्राइज हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, हालांकि डिमांड आप ही लोगों की थी कि इलेक्शन हो जाए फ़ौरन। जी बिल्कुल, इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे। अदम एतमाद के बाद हुकूमत आएगी, वो फैसला करेगी कब इलेक्शन होंगे। आप आइन तोड़ के इलेक्शन नहीं करवा सकते। यकीनन जब मुल्क का आइन टूटता है तो मैं सिर्फ सरप्राइज़ नहीं होता हूँ, मुझे दुख भी होता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद आइन तोड़ रहा हो। और कल जो हुआ है ये तो बड़ी गैर मामूली हरकत है कि मुल्क का सदर, मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वज़रा, वफाकी वज़रा ने एक साजिश करके खुल्लम खुल्ला मुल्क के आइन को तोड़ा है। इतनी वाज़े आइन के तोड़ने की मिसाल मैं नहीं समझता कि मुल्क के आइन में कभी आई है, मुल्क के तारीख़ में कभी आई है। और सिर्फ बात ये नहीं है, बात साथ ये भी है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में ये कहा, जहाँ पर मुल्क की आला तरीन अस्करी क़यादत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस बैठते हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म चेयर करता है, जहाँ पर 5 वफाकी वज़रा होते हैं, जहाँ पर मुल्क NSA होता है। मैंने ख़ुद 10 महीने इस कमेटी को चेयर किया है। तो अगर वो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उस कमेटी ने ये कहा है कि मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका साजिश कर रहा है और उस साजिश में अपोजिशन के 198 अरकान मुलव्वस हैं, मेरा नाम भी उन 198 में है। मैं, इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में ये फ़ैसला है कि अपोजिशन ने मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वज़ीर आज़म की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो पर्चा दर्ज करें और कार्रवाई करें। क्योंकि फिर आपने उसी बात को इस्तेमाल करके कौमी असम्बली के अंदर आइन को तोड़कर, एक साजिश कर कर आइन को तोड़कर आर्टिकल 5 का हवाला देकर, जिसका कोई ताल्लुक़ इन मामलात से नहीं है, आपने मुल्क के आइन की नफ़ी की और अदम एतमाद पर वोट को अपनी कुर्सी बचाने के लिए रोका। इतनी बड़ी आइन की वायलेशन आज तक मैं नहीं समझता किसी मुल्क की तारीख़ में हुई हो, जहाँ पर वो आला तरीन आइनी ओहदेदार जिन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया है, मुल्क की आइन को तोड़ने में मुलव्वस है। मगर भाई साहब मसला ये है, हकीकत है। मगर भाई साहब मसला ये है
कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने DGISPR को टैग करके ट्वीट किया कि जी आप ये बात बताएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी डिमांड की, आज नून लीग की तरफ से भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने डिमांड की, मगर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से जवाब नहीं आया है। तो जो वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अस्करी क़यादत की तरफ से डिनाइल नहीं आ रहा है, अभी तक मीडिया पर जो खबरें चली हैं वो सोर्सेज के थ्रू चली हैं, तो फिर वज़ीर आज़म की बात कैसे दुरुस्त नहीं मानी जाएगी? हालांकि एलामी में वो बात नहीं है जो कि वज़ीर आज़म क्लेम कर रहे हैं, वो गलत बयानी है, मगर जो मिनट्स में है या नहीं है कैसे पता चलेगा जब तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ नहीं आएगा? जी ये अदालत में आएगा, क्योंकि आज जो मामला अदालत में है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही संजीदा और संगीन नौइयत का मामला है। पूरे पाकिस्तान की नज़रें उसमें हैं और वो एक नुक्ते पर है। पाकिस्तान के अवाम आज ये देख रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगी या उसका दिफा करने में नाकाम रहेगी। जो माजी के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, आज मेरा ख़्याल है एक अहम मोड़ है मुल्क की सियासी और आइनी तारीख़ में कि हमने माजी में वो फ़ैसले जिनसे मुल्क का नुकसान हुआ उनके असर को ख़त्म करने के लिए आज ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट वो अमल करे, वो फ़ैसला करे जो आइन के तौक़ीर को बहाल करे, जो आइन के तोड़ने वालों को सज़ा दे और जो इस जमहूरी अमल और सियासी अमल को आगे बढ़ा सके। ये बहुत बहुत ही संगीन नौइयत का मामला है और आज पूरे मुल्क की नज़रें इस पर लगी हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट 2 दिन की प्रोसीडिंग के बाद कोई फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील करने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ख़त भी लिख दिया, ये भी बता दिया कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं जो कि वज़ीर आज़म के नॉमिनी हैं, आप या तो इस पर हाँ कर दें या फिर अपना कोई नाम दे दें। नहीं देंगे तो वो जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं निगरान सेटअप आ जाएगा मुल्क के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त पर फैसला नहीं दिया तो आप लोग जवाब देंगे सदर मुमलिकत को या नहीं देंगे? देखें, जो सदर साहब हैं खुद इस साजिश में मुलव्वस हैं। ये रिकॉर्ड पर है कि प्राइम मिनिस्टर उनको जाके मिले हैं असम्बली के इजलास से पहले, स्पीकर मिला है, वफाकी वज़रा मिले हैं, लोगों के पास टाइम मौजूद हैं और कल हम इस टाइम का इंकशाफ इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे कि कब ये साजिश हुई। तो सदर साहब तो मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज इन मामलात को आगे बढ़ाने से मामला नहीं हल होगा। आज फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि जो अमल डिप्टी स्पीकर ने किया, जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और ये सब हज़रात मुलव्वस थे, वो जब उसकी नफ़ी हो जाएगी तो ये सारा जो इमारत है, ये झूठ की इमारत जो है, ये नीचे गिर पड़ेगी। बस अब मगर मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर फैसले में टाइम लगा, पाकिस्तान की तारीख में नज़रिया ज़रूरत बड़ा अप्लाई हुआ है, बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ इकदाम हो गए, निगरान सेटअप तक बात पहुँच गई, तो सुप्रीम कोर्ट अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ओवर रूल भी करे और कहे कि ये दुरुस्त नहीं था, मगर कहे कि बहुत कुछ हो चुका है इसलिए मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो करस्पॉन्डेंस हो रही है उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? देखिए, हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा, नज़रिया ज़रूरत का दिफा नहीं करेगा। अगर केयर टेकर सेटअप बन भी जाता है उसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत तो आइन की है। केयर टेकर सेटअप भी आइन के मुताबिक बनता है। अगर आइन की नफ़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि आइन की नफ़ी हुई है, तो फिर केयर टेकर सेटअप की कोई हैसियत नहीं है, ना उसका मुल्क पर कोई असर है। आज तो ज़रूरत ये है कि क्या हम तारीख़ में हम इस फैसले का दिफा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले जो नज़रिए ज़रूरत के तहत हुए, उनका हम आइन में आज दिफा, जो आइन की नफ़ी जिन्होंने की, हम उनका दिफा करने के काबिल नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज अदालत में आखिर हुआ क्या है और ये मामला जा कहाँ रहा है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कौमी असेंबली की कल की कार्रवाई और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज़खुद नोटिस की समाअत कर रहा है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत तेज़ी से चाहती है कि अगले इलेक्शन हो। सदर पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का, और शहबाज शरीफ को सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से ख़त भी लिख दिया है। गुज़िश्ता समाअत के हुक्म में अदालत ने लिखा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के इकदाम की आईनी हैसियत से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया जाता है। बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर की तरफ से आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए ना फाइंडिंग दी गई, ना ही मुतासरा फरीक को सुना गया, और आज भी अदालत में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आईनी हैसियत पर बहस होती रही। समाअत के आगाज़ में तहरीक इंसाफ के वकील बाबर एवान ने रोस्ट्रम पर आकर बताया
कि इमरान खान ने इजाजत दी है कि अर्ज करूं कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि 3 मिनट से कम में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज्बाती बातें ना करें, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी कैसे है। तो फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अक्सरियत तहरीक के हक में वोट दे तो वज़ीर आज़म ओहदे से फारिग हो जाता है। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि आर्टिकल 69 में स्पीकर को किस हद तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फारूक एच नाइक साहिब, आपसे ज़्यादा हम जल्द फैसला करना चाहते हैं। अब मेरा सवाल है कि आइन में आर्टिकल 69 का क्या दायरा कार है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग प्रोसीजरल खिलाफ वर्जी है या आईनी खिलाफ वर्जी है। तो फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 69 की जबान में स्पीकर प्रोसीजरल गलती करे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा केस स्पीकर की प्रोसीजरल गलती का नहीं है बल्कि आईनी खिलाफ वर्जी का है। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 69 का इतलाक कौमी असेंबली रूल्स में भी होता है। आप जो केस लेकर आए हैं ये वाज़े तौर पर पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुताल्लिक है। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रूलिंग में लिखा गया है कि अरकान असेंबली का ताल्लुक बैरून मुल्क साजिश से है। स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद ना किया गया तो मुस्तकबिल में संगीन नताइज होंगे। फारूक एच नाइक ने मजीद कहा कि मजहब और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने के अवामिल से निकलकर पार्लिमानी जमहूरियत को बढ़ाना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि रूलिंग में अपोजिशन पर इल्जाम लगाया गया है। रूलिंग पार्लिमानी कमेटी में ब्रीफिंग की बात कर रही है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दानिस्ता तौर पर शिरकत ना करने के क्या नताइज होंगे। फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि केस का फैसला आज ही करें क्योंकि तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। एक सवाल तहरीक अदम एतमाद का और दूसरा असेंबली तोड़ने का है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तोड़ ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो भी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। बताना होगा कि स्पीकर किस मकाम पर तहरीक अदम एतमाद पर एतराज़ आयद कर सकता है, कौन से मकाम पर स्पीकर तहरीक के कानूनी या गैर कानूनी होने पर रूलिंग दे सकता है। स्पीकर के पास क्या कोई इख्तियारात नहीं कि वो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सके। इन अदालती सवालात के जवाबात देने होंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि कोशिश है कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला करें। तो फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त की कि फाजिल अदालत आज कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज कर ले। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दूसरे फरीक को भी सुनना है, उसे सुने बगैर कैसे फैसला दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि यह अहम आईनी मामला है, इसमें जल्दबाजी कैसे की जा सकती है, अटॉर्नी जनरल को भी सुनना होगा। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि सदर ने उबूरी हुकूमत के क़याम तक इमरान खान को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि उबूरी हुकूमत के क़याम से पहले फैसला करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट कल दिन 12 बजे दोबारा इस मामले की समाअत करेगी, मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर सकती है। दोबारा मामला वहीं जा सकता है जहां से शुरू हुआ था, यानी कि तहरीक अदम एतमाद पर, या फिर बात इतनी आगे निकल गई है कि नजरिया ज़रूरत कहीं पाकिस्तान की तारीख की तरह दोबारा तो नहीं किक इन होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ माहिरीन कानून मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। बहुत अहम आईनी और कानूनी सवालात पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ माहिर कानून हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, पहले आपसे अब दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत तेज़ी से हुकूमत आगे बढ़ रही है, 36 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत ने तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म का भी ऐलान कर दिया है, साबिक चीफ जस्टिस का नाम दे दिया है, सदर मुमलिकत ने सदर साहब को भी ख़त लिख दिया है। क्या ये मुमकिन है कि अदालत अगर अब फैसला दे स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तो वापस चीज़ें रिवर्स हो सकें, या नजरिया ज़रूरत जैसे माजी में अप्लाई हुआ है कि फैसला तो गलत था मगर बहुत कुछ हो सका तो इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ हर एक के लिए ये अच्छा है कि फैसला जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि आइन में अब ये है कि असेंबलियों की तहलील के बाद 3 दिन का अरसा मुयस्सर है आउटगोइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो प्राइम मिनिस्टर कैरी ऑन कर रहे हैं कि वो किसी नाम पर इत्तफाक करें अबूरी वजीर आजम के लिए। अगर वो इत्तफाक नहीं करते तो फिर 3 दिन दिए जाते हैं एक कमेटी को, 8 मेंबर कमेटी को, जिसमें 4 मेंबरान ऑपोजिशन के, 4 हुकूमत के। उसमें भी अगर मामला तय नहीं होता तो फिर 2 दिन दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को नामों पे गौर करने के लिए। अब ये तमाम अमल जो है 3 दिन वाला वो शुरू हो चुका है गालिबन आज से, क्योंकि सदर मुमलिकत ने आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी नाम मांग लिए हैं। तो अब ये प्रोसेस तो चल पड़ेगा और इस 3 दिन के अरसे में अगर नाम नहीं दिए जाते तो ये ना हो कि यकतरफा तौर पे नाम सिर्फ हुकूमत की तरफ से
आगे आए और इलेक्शन कमीशन को उन्हीं नामों में से अबूरी वजीर आजम का इंतखाब करना पड़े। इसलिए अब ये अपोजिशन पर एक तलवार लटक गई है कि क्या वो इस अमल का हिस्सा बने या अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे कि ये तमाम अमल चूंकि गैर कानूनी है, गैर आईनी है, स्पीकर की रूलिंग जो है उसकी कोई हैसियत नहीं, इसलिए आज भी तहरीक अदम एतमाद मौजूद है और वजीर आजम असेंबलियों की तहलील का जो मशवरा है, जो एडवाइस है, वो नहीं दे सकते थे। तो ये तो मौक़िफ़ है अपोजिशन का, लेकिन इस मौक़िफ़ के साथ जैसा आपने कहा वो वक्त जो है वो अब मुंसलिक है जो आइन के आर्टिकल 224A के तहत चल पड़ा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का क़याम जो है वो आना है और उस अमल में क्या अपोजिशन को अब अपना हिस्सा डालना है या नहीं डालना। हामिद खान साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से जो अहम मामला है? देखिए, मैं समझता हूं कि इनको समात में इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए, इससे मामलात और गंभीर होते चले जाएंगे। जैसे कि सदर मुमलिकत के जरिए इनको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को की तकरीर कर दी जाए ताकि और मामलात इतने मुश्किल हो जाएं कि इनको फैसले करने में दुश्वारी पेश आए। तो मैं समझता था कि कोर्ट को पूरा टाइम देना चाहिए, सुबह 9:30 से लेके जब तक भी वो हेयरिंग कर सके, ताकि ये 1-2 दिन में मुकम्मल कर लें सारी बात को, बजाय इसके कि हालात को किसी मुश्किल में हम डाल दें। समर साहब, ये जो आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी गई है, अब आर्टिकल 5 में ज़ाहिर जहां ये बात है कि मुल्क से वफादार रहेंगे, वहां ये भी है कि आप आइन से भी वफादार रहेंगे। तो अब दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो अपोजिशन ने मुल्क से वफादारी नहीं की है जिसके तहत डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, या फिर जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि डिप्टी स्पीकर ने इसी आर्टिकल के तहत आइन से वफादारी नहीं की है। कोई दरमियान में फैसला हो सकता है कि जिसकी दोनों को इम्प्लीकेशन भुगतनी पड़ रही हो, या फिर कहीं ना कहीं एक तरफ फैसला आना होगा? देखिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि हम सब आइन के वफादार रहेंगे। अब आर्टिकल 5 का हवाला दे देने से ना आप, ना मैं, ना पार्लियामान के 196 मेंबरान जो हैं वो गद्दार हो जाती हैं। किसने गद्दारी का कोई मुकदमा कायम किया? किसने कोई तफ्तीश की? यहाँ तो ये हुआ कि स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर साहब, जिन पर उनका ओहदा और ओहदे के तहत लिया गया हल्फ जो है, ये एक पाबंदी आयद करता है कि वो गैर जानिबदार रहेंगे, वो एक सियासी पार्टी की एक स्कीम का हिस्सा बने, पहले से लिखा हुआ एक ऑर्डर लेकर आए, बिल्कुल एक जो मंसूबा बंदी थी उसके तहत 2 मिनट फवाद चौधरी साहब बोले, अचानक उन्होंने अपनी रूलिंग दे दी और उठकर चले गए। तो ये तो बिल्कुल बात पूरी कौम ने देखी टीवी पर एक ड्रामे की तरह कि एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत एक अमल हुआ। अब क्या ये स्पीकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे? क्या वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे थे, या क्या उन्होंने पहले बंद कमरों में किसी खुफिया एक प्लान के तहत इस तमाम मामले का वो हिस्सा बने, एक रूलिंग लिखी? तो ये तमाम मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और हुकूमत के पास वाहिद दिफा ये है कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि अदालत किसी चीज को नहीं देखेगी जो पार्लियामान में हो गई हो। इसीलिए जरूरी है कि आप और मैं बात करें ताकि हमारी कौम को इल्म हो कि आइन भी कोई चीज है, आइन की पासदारी भी कोई चीज है। सिर्फ किसी को गद्दार करार देकर हम आइन को पामाल नहीं कर सकते। ये मेरे लिए सबसे अफसोसनाक पहलू है कि अवाम की, हमारे दोस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद ये समझ रही है कि गद्दार बैठे हुए थे और उनको उनकी सरकोबी हो गई उस दिन। ऐसा नहीं हुआ। उस दिन अगर सरकोबी हुई है, पामाली हुई है, तो वो आइन की हुई है। हम सर, आप क्या कहिएगा आर्टिकल 5 के तहत इस रूलिंग में जिसमें बात हो रही है कि जी आपने 197 अरकान को गद्दार करार दे दिया? देखिए ना, ये इन्होंने वैसे ही बड़ा गलत आर्टिकल नोट किया है। आर्टिकल 5 के तहत तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो तो एक डेक्लेरेटरी सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है कि वो आइन के साथ और कोर्ट के साथ वफादार हो। इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं। और वैसे भी आइन की एक प्रिजम्पशन है कि हर पाकिस्तानी जो है वो आइन और मुल्क के साथ वफादार है जब तक कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए या कोई इस किस्म का सीरियस, जब तक वो नहीं है तो वो आइन के साथ वफादार है। तो ये किस तरह से कोई भी, चाहे वो स्पीकर हो या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, वो किस तरह किसी भी शख्स को, ये तो असेंबली के आधे से ज्यादा जो मेंबरान हैं उन पर एक वर्डिक्ट पास कर दिया है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने। ये तो एक शख्स के बारे में भी नहीं कहा जा सकता, आम शहरी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई वाज़े अदालत का वर्डिक्ट हो जिसमें उसको पूरा मौका दिया गया हो कि वो अपने आप अपना दिफा कर सके, एविडेंस ला सके। तो ये तो एक बहुत ही रेगलेस किस्म का एक्ट है
जो हुकूमत ने और उसके बाद स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने किया है। मगर हामिद खान साहब, हुकूमत तो ये कह रही है ना कि जो इस वक्त असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं आर्टिकल 69 के तहत वो नहीं चैलेंज हो सकती है अदालत में, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, तो डिप्टी स्पीकर ने तो फैसला दे दिया। देखिए, इस वक्त लार्जर इशू तो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइंडिंग दे सकती है कि आर्टिकल 5 जो है उसका इतलाक किन सूरतों में होता है, और क्या आर्टिकल 5 का इतलाक इस अंदाज से, कलेक्टिव अंदाज से एक तासुर या एक इल्जाम की बुनियाद पर हो सकता है कि नहीं। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी दे सकती है वर्डिक्ट कि इस तरह से रेकलेसली आप आर्टिकल 5 को इन्वोक नहीं कर सकते, और इस तरह से असेंबली या किसी भी शख्स को, असेंबली तो बहुत बड़ी बात है, लोगों के नुमाइंदगान है, आम शहरी पर भी इस किस्म का आप इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगा सकते। सलमान अकबर साहब, अब अगर अदालत कलअदम करार दे दे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को, तो मामला वापस किस स्टेज पर जाएगा? जहां पर अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही थी वहीं वापस जाएगा, उससे पहले की स्टेज पर जाएगा, बात किसे कहां जाएगा वापस? क्योंकि बहुत आगे निकल गए सदर पाकिस्तान और वजीर आजम। जी ऐसा ही होगा, ये समझा जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तमाम अमल स्पीकर की रूलिंग अगर कलअदम करार दे दी जाती है तो फिर असेंबलियों की तहलील भी कलअदम हो जाएगी और मामला वापस वहीं जाएगा जहां था जब ये रूलिंग हुई, और वोट होगा तहरीक अदम एतमाद पर। हामिद खान साहब, आप क्या कहिएगा? अगर कलअदम करार दिया जाता है तो वापस वहीं चला जाएगा मामला जहां पर वोटिंग हो रही थी? वही जाएगा जहां से शुरू हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है कल से, उसकी बुनियाद या जड़ जो है वो तो वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो वर्डिक्ट है, जो उसने जो कल दिया है फाइंडिंग, वो है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर सारा कुछ वापस वहीं चला जाएगा जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि वो एक बुनियाद है जिसके ऊपर बाद में स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि जिसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के असरात से बाहर निकल आया है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व भी असेंबली कर रहा है, फिर सदर उसको उसकी तौसीक कर रहा है, और फिर मजीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके तहत। तो सुपर स्ट्रक्चर तो सारा उस बुनियाद पर ही बना है जिसके बुनियाद पर इन्होंने कल असेंबली का इजलास जो है वो मुलतवी किया है और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की करारदाद को मंसूख किया है। तो वहां से ही बात शुरू होगी फिर से। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।